हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो या इंटर लेवल का हो, उसमें भारत के इतिहास के बारे में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम लोग सभी प्रकार के एग्जाम को कवर करने टाइप का समझेंगे आज। इसमें काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल जाएगा आपको और सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। चलिए जानते हैं भारत का इतिहास। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्यों और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय यानी भरत की संतान कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, भारत का इतिहास जो है, भारत देश के निम्नलिखित नाम है। पहला क्या है? भारतवर्ष। दूसरों, ऋषभ देव एक संत थे, उसके पुत्र भरत के नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। और इसका दूसरा नाम क्या है? जम्बू द्वीप। दोस्तों, जामुनों का द्वीप, भारत को जामुनों का द्वीप भी कहा जाता है, इसीलिए इसको जम्बू द्वीप भी कहते हैं। दोस्तों, इंडिया, यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इस देश को इंडिया कहने लगे। उसके बाद चौथा है हिंदुस्तान। यहाँ पे हिंदुओं की अधिकतम संख्या के कारण यहाँ हिंदुस्तान कहा जाता है। और दोस्तों, हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के से हुआ है, यानी कि सिंधु नदी को सिंधु ना कहकर हिंदू कहा जाता, हिंदू कहने लगे, इसीलिए हम यहाँ के निवासी को हिंदू कहने लगे और हिंदुओं की अधिकतम संख्या की वजह से इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। दोस्तों, उसके बाद पांचवा है आर्यावर्त। आर्यावर्त यानी कि आर्यों के द्वारा बसाया गया देश को आर्यावर्त कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास में बताया गया है कि भारत का सबसे पहला निवासी जो था वो आर्य ही था, यानी कि आर्यों के द्वारा बसाया गया यह देश है, इसीलिए इसको आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। तो भारत के इतिहास की अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि अगर कभी कोई पूछे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि प्राचीन भारत का इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में बताएं या इतिहास के बारे में बताएं, तो आपको ये वीडियो से काफ़ी उपयोगी मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत निम्नलिखित है। पहला क्या है? धर्म ग्रंथ। दूसरा क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा क्या है? विदेशियों का विवरण। और चौथा क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आइए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ। दोस्तों, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां निम्नलिखित है। पहला क्या है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। दोस्तों, काफ़ी लोगों का मानना है कि वेद के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, लेकिन नहीं, इसका संकलन करता है। संकलन करता क्या होता है कि जो सभी को एकजुट करे वही है, यानी कि सभी वेद को एकजुट करने का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जाता है। तो वेद 4 प्रकार के हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए आगे देखते हैं एक एक करके सबको। ऋग्वेद के बारे में, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। दोस्तों, ऋचाओं कहा जाता है मंत्र को। ऋग्वेद में ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद जो पढ़ते हैं उस ऋषि को होत्र कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते हैं और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। और वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। आगे देखते हैं। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद से ही निकाला गया है, जिसके तीसरे मंडल में है। उसके बाद इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। दोस्तों, इसके 8वें मंडल में हाथ से लिखा गया ऋचाएं हैं, यानी मंत्र है, जिसको खिल कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 10वें मंडल में चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत का उल्लेख है, यानी कि मतलब ऋग्वेद में ही पता चला है कि हम लोगों का जो मतलब सोसाइटी है आज का, जिसे 4 वर्ण में बांटा गया है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है वो ऋग्वेद में ही मिलता है, जो कि ब्रह्मा के कर्म से मुख, भुजाओं, जंगांगों और चरणों से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, कभी भी पूछा जा सकता है कि ये जो 4 वर्ण है वह इसका उल्लेख किस में मिला, तो ये ऋग्वेद में मिला और इसके 10वें मंडल में मिला, जिससे हमें पता चलता है कि ब्राह्मण का जो उत्पत्ति हुआ है वह ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, और क्षत्रिय का जो उत्पत्ति हुआ है ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुआ है, वैश्य का जो उत्पत्ति हुआ है वह जंगांगों से हुआ है और शूद्र का चरणों से। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है?
वामना अवतार, दोस्तों वामना अवतार नारायण का अवतार था। वह 3 पगों में जो आख्यान के प्राचीनतम स्रोत है वो ऋग्वेद से ही मिलता है। दोस्तों आपने कई बार टेलीविज़न में या किसी भी चीज़ में देखा होगा कि वामा अवतार जो थे वह 3 पग में ही पूरे सृष्टि को 3 पग में ही सँभाल लिए थे। इसका भी जो मतलब स्रोत मिलता है वह ऋग्वेद से ही मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि इस वेद को पढ़ने वाले पाठ्यकर्ता को अर्घ्यवर्यु कहते हैं। दोस्तों इस वेद को पढ़ने वाले पाठ्यकर्ता को अधर्व्यु कहते हैं और इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। दोस्तों यजुर्वेद में ही यज्ञ के नियमों और विधि विधान का संकलन मिला। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे क्या है, सामवेद। सामवेद इस वेद में मुख्यतः याज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। दोस्तों सामवेद जो है उसको मतलब संगीत का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों सामवेद में जितना भी ऋचाएँ लिखा गया है वह जो यज्ञ में गाए जाने वाला गीत होता है वही है। साम का शाब्दिक अर्थ ही होता है गान। इस वेद को पढ़ने वाले पाठ्यकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसमें संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद में कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। ऐतिहासिक दृष्टि से इनमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे है अथर्ववेद। इसमें कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। उसके बाद इस वेद में मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यवहारिक मार्ग का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। दोस्तों ये सारा विवरण जो है वह अर्थवेद में ही मिलता है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है अथर्ववेद। इस वेद में कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। दोस्तों जादू टोना का जो वर्णन है वह अथर्ववेद में ही मिलता है। इसमें सभा एवं सिमिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों वेदों का जो है कई शाखाएं हैं जो कि वैदिक अध्ययन एवं व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधि करती है, यानी कि वैदिक वेदों के अध्ययन में सुविधा देती है। उसके बाद साकाल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाएं हैं, शाखाओं में बांटा गया। मध्यान्ही और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काटक है, कनिष्ठल है, मैत्रेयी है और तैत्तिरीय है। आइए आगे देखते हैं। कौथुम, रानियनी एवं जैमिनीय या तलवाकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद में शाखाएं शौनक और पैपलाद है। दोस्तों ये जो शाखाएं हैं वह वेद को आसानी से समझने के लिए और अध्ययन करने के लिए ही बनाया गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद माना जाता है। कई बार किसी क्वेश्चन मतलब किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद सामवेद है। दोस्तों ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में भी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का ही स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखा गया। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह वेदों से ही लिया गया है, उसको गद्य में लिखा गया है वेदों की व्याख्या करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ब्राह्मण सभी वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय और कौशितकी है ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद के लिए पंचविश और अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। आइए आगे देखते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथ में हमें परिचित के बाद और बिम्सार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। दोस्तों शतपथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है।
दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथ में उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रिणी संहिता से ही प्राप्त होता है, जिसमें पुरुष के लिए जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी कहा गया है। आइए आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों जावालोपनिषद, ये एक उपनिषद का नाम है। जावालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। उसके बाद स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। दोस्तों वेदांग की भी जो रचना की गई वो वेद को ही समझने के लिए की गई है, जिसकी संख्या 6 है। पहला क्या है, शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र के लिए शिक्षा का मतलब शिक्षा वेदांग की रचना की गई। दूसरा है कल्प, कर्मकांडीय विधि कल्प में बताया गया है। उसके बाद निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। उसके बाद व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण यानी कि अखंडित बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य एवं प्रणयन किया गया। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधान, कर्मकांड तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। दोस्तों पुराण, पुराण में भी भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। दोस्तों पुराण की संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। आइए अब आगे देखते हैं। आगे पुराण मतलब कितने पुराण हैं वो रहे। विष्णु पुराण जो कि मौर्य वंश के बारे में बताता है। वायु पुराण जो कि गुप्त वंश के बारे में बताता है। मत्स्य पुराण जो आंध्र सातवाहन के बारे में बताता है। उसके बाद है ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या है। पुराण के बारे में ही, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां एवं शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, परंतु वह पुराण को सुन सकते हैं। दोस्तों स्त्रियों को और शूद्र जाति के लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है, परंतु वह पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ मंदिर के पुजारी किया करते थे। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। आइए आगे अब देखते हैं क्या है। उसके बाद है बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य ग्रंथ। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ से भी भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो हीनयान के प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। दोस्तों महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में अगर अध्ययन करना है तो वह कथा वस्तु पुराण में ही मतलब ग्रंथ में ही मिलेगा, जिसमें जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी भी वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। दोस्तों कल्पसूत्र एक ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में पता चलता है। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी पता चलती है। दोस्तों भारत के इतिहास में एक राजा हुआ करते थे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसका भी साम्राज्य बहुत बड़ा था। उसी के बारे में पता चलता है हमें अर्थशास्त्र से, जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। आइए अब आगे देखते हैं क्या है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने के लिए सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा ही किया गया था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक जिसका नाम राज तरंगिनी है, इस ग्रंथ में 8 सग्र है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। दोस्तों कश्मीर के शासक के बारे में जो पता चलता है वह कलहन के द्वारा रचित राज तरंगिनी में ही पता चलता है, जिनमें तरंगों की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य से पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अष्टाध्यायी भी एक लेखक मतलब वो है ग्रंथ जिसका लेखक पाणिनि है।
इसमें मौर्य काल से पहले का इतिहास पता चलता है और मौर्य युगीन राजनीति अवस्था का भी जानकारी मिलता है। दोस्तों अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि शब्द का भी प्रयोग किया गया था। उसके बाद आगे देखिए, पतंजलि पुष्पमित्र संगु के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। दोस्तों पतंजलि पुष्पमित्र जो हैं वह शुंगों के पुरोहित थे। इनमें महाभाष्य में शुंगों के इतिहास के बारे में भी पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब आगे है विदेशियों का विवरण। दोस्तों डायमेकस यह सीरियन नरेश आतंकियोकस का राजदूत था। यह सीरियन नरेश जो था आतंकियोकस का राजदूत था, जो बिम्सार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। दोस्तों डायमेकस जो है ये एक बुक का नाम है, जिसका लेखक जो है यह सीरियन नरेश था, जो कि आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसके बुक में जो विवरण मिलता है वो मौर्य युग से संबंधित मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा क्या है, पिपलिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पिपलिनी एक बुक का नाम है, मतलब लेखक का नाम है, और इसके बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। अब आगे देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द हरिस्थियन सी। हरिस्थियन सी, पेरिप्लस ऑफ द हरिस्थियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में तो जानकारी नहीं मिली, पर यह लेखक करीब 80 ईस्वी के हिंद महासागर में यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों विदेशी लेखकों के द्वारा भी बहुत सारा जानकारी मिला, जिससे प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में जानकारी मिली। उसके बाद दोस्तों देखिए फाइयान, यह एक चीनी यात्री था। नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह करीब 14 वर्ष तक भारत में रहा। दोस्तों फाइयान जो है, फाइयान यह चीनी यात्री था, जो नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कौन कौन है, संयुग्न। दोस्तों संयुग्न जो है यह करीब 1518 ईस्वी में भारत में आया था, और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। दोस्तों संयुगन जो था, संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया, और वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार जो हो रहे थे उसके बारे में ही अपने बुक में, या फिर बुक में ही लिखा। और एक क्या था, इत्सिंग। दोस्तों इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया। चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों आगे 7वां कौन सा है, तारानाथ। दोस्तों तारानाथ जो है यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की, और इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ में भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका लेखक कौन था, तारानाथ था, और ये एक तिब्बत का लेखक था। आइए आगे देखते हैं क्या है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दोस्तों भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। दोस्तों पुरातत्व क्या होता है कि कोई भी चीज़ खनन से या फिर उसका कार्बन रेटिंग करके जो पता किया जाता है वही हुआ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिसका भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नातस्य के नाम मिलते हैं। दोस्तों 1400 ईस्वी पूर्व में के अभिलेख में बोगाज में कोई से वैदिक देवता जो है मित्र, वरुण, इंद्र तथा नातस्य के नाम मिलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ था। दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख है एक, जिसमें भारतवर्ष का जिक्र हुआ था। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, सर्वप्रथम भारत में होने वाला हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख में प्राप्त होती है। उसके बाद सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। तो एरन अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। उसके बाद रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम का जो बुनकर तैयार होता था उसकी श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। चलिए आगे अब देखते हैं। आगे क्या है, प्राचीनतम सिक्कों की आहत। दोस्तों सिक्के कहा जाता था कि इसको साहित्य का कासारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यवन के शासक ने किया। दोस्तों सिक्कों पर कुछ भी लिखा जाता था, लेख लिखा जाता था, उसका कार्य का शुरुआत यवन का शासक किया। अरिकमेडु यानी पुंदुचेरी के निकट जो है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। चलिए आगे देखते हैं। पुरातत्व समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा
वाले सिक्के उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। दोस्तों समुद्रगुप्त के यहाँ पे वीणा बजाती हुई मुद्रा प्राप्त हुई, जिससे यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत के बहुत ही ज़्यादा प्रेमी थे। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दोस्तों उत्तर भारत में जो मंदिर में कलाकृतियाँ होती थी उसे नागर शैली के नाम से जाना जाता था, और दक्षिण भारत के मंदिरों में जो कला शैली होती थी उसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता था। आइए आगे देखते हैं अब। दोस्तों यहाँ तक यही था भारत के इतिहास के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न और डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।